हाँ, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन पढ़ रहे थे आरबीआई के बारे में। पहले तो आरबीआई के जो मुख्य कार्य हैं वो पढ़े थे। रुक भाई रुक। हम्म, तो तरलता को नियंत्रित करने के दो प्रकार के उपाय होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरे क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब है कि उसकी मात्रा में परिवर्तन किया जाएगा। सबसे पहला कौन सा होता है? बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या है? आरबीआई जो है वो बैंक को लोन देती है, किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। और उस पे जो ब्याज चार्ज करते हैं उस ब्याज को अपन क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। और इसको और दूसरे किस नाम से जानते हैं? पीनल रेट या दंडात्मक दर भी कहा जाता है। और वर्तमान में किसके बराबर होती है? ये एमएसएफ के बराबर होती है। कैश रिजर्व रेशो, बैंक के पास में जितने पैसे डिपॉजिट में आए उसका कुछ भाग उसको आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। और उसके बदले में आरबीआई उसको कुछ भी वापस ब्याज वगैरह जो है वो पे नहीं करता। इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। एसएलआर, बैंक के पास में जितनी डिपॉजिट आई उसका कुछ भाग जो है उसको सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है या तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है। तरल परिसंपत्तियां जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, कैश, ये सब होती है, इसको कहते हैं एसएलआर। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई के द्वारा बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए जो ऋण दिया जाता है उस पर जो ब्याज चार्ज करते हैं उसको कहते हैं। इसके बदले बैंक को यहां पर क्या रखना पड़ेगा? गिरवी रखनी पड़ेगी, सरकारी प्रतिभूतियां। पर सरकारी प्रतिभूतियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। रिवर्स रेपो रेट, तो बैंक जो है वो अपने पैसे किसके पास जमा करा देता है? आरबीआई के पास। और आरबीआई उसके बदले में उसको ब्याज देता है, उस ब्याज को अपन कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आरबीआई जो है वो बैंक को एक दिन के लिए ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण होता है, और इसमें एसएलआर वाली परिसंपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई के द्वारा जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है। फिर एलटीआरओ, कोरोना के काल के अंदर जो है वो आरबीआई के द्वारा जो बैंक है उनको दीर्घकालिक ऋण दिए गए और उन पर ब्याज दर कौन सी चार्ज की गई? रेपो रेट। फिर होता है क्वालिटेटिव मेजर्स, उसमें सबसे पहला आता है मार्जिन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? कितना आपका एलटीवी, इसको कहते हैं वैसे एलटीवी, लोन टू वैल्यू, कि आपने जो भी चीज गिरवी रखी है उस गिरवी रखी हुई के बदले में कितना ऋण दिया जा सकता है। तो जितना, एक तो ऋण दिया जाएगा और कुछ क्या रखा जाएगा? मार्जिन रखा जाएगा। इस मार्जिन को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको लिक्विडिटी को कम करना है, बाजार के अंदर लिक्विडिटी जाता है, इसको कम करना है तो मार्जिन को क्या कर दो? बढ़ा दो। और बाजार में लिक्विडिटी कम है तो मार्जिन को क्या कर दो? कम कर दो। फिर कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब डाउन पेमेंट वगैरह या अपफ्रंट मनी जो होती है उसके रूप में इसको समझा जाता है, ठीक है। तो अगर इनको इसको लिक्विडिटी को बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे? डाउन पेमेंट को बढ़ा दो कि आपको इतना ज्यादा डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर लिक्विडिटी को सॉरी कम करनी है, सॉरी लिक्विडिटी कम करनी है तब तो डाउन पेमेंट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और लिक्विडिटी को बढ़ानी है तो डाउन पेमेंट को कम कर दो। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्रेडिट को या ऋण को बांटना। राशनिंग का मतलब क्या करना? उसको बांटना। किसके बीच में? अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में, कि भाई इतना ऋण आपको कृषि को देना पड़ेगा, इतना आपको जो है वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा, इतना माइक्रो इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, इतना आपको जो है वो स्मॉल और जो मीडियम इंडस्ट्री होते हैं उनको देना पड़ेगा, इतना आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर देना पड़ेगा, इतना होम लोन में देना पड़ेगा। इस तरीके से अगर क्रेडिट को बांट दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट राशनिंग कहते हैं। फिर मॉरल सुएजन, नैतिक दबाव, ये क्या होता है? आरबीआई जो है बैंकों के ऊपर नैतिक दबाव जो है वो बनाती है।
कभी तो नैतिक दबाव बनाएगी क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, और कभी नैतिक दबाव बनाएगी क्रेडिट को कम करने के लिए। और डायरेक्ट एक्शन, जो आरबीआई की बात नहीं मानेगा उसके ऊपर सीधी कार्यवाही जो है वो की जाएगी। क्वेश्चन देखो देखिए, इसको सॉल्व करो। अरे समझ में क्या नहीं आया? हाँ, कितने भी नोट छाप सकता है, बस मिनिमम रिजर्व रखो और उसके बाद में जचे जितने छापो, पर वो छापेगा नहीं जब जचे, जो रेस्पॉन्सिबल है वो। बताओ देखिए, ए, सी, बी, डी। ए के कितने समर्थक हैं? ए के कुछ है, बी के भी कुछ है, सी के भी है, डी के बहुत सारे। तो लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? कौन से मामलों में नियंत्रित करता है? पहला, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, परिसंपत्तियों की तरलता। तो परिसंपत्तियों को की तरल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या इसके अंदर आरबीआई जो निर्देश दे सकता है? अरे एसएलआर नहीं पढ़ा क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो बताता है ना कि कितनी परिसंपत्तियां आपको लिक्विड एसेट्स में रखनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी। तो लिक्विडिटी अगर बता रहा है, इसका मतलब नियंत्रित कर सकता है। तो पहली बात तो ये। ब्रांच एक्सपांशन, शाखाएं को विस्तार करना है, कितनी शाखाएं कहां विस्तार करनी, क्या ये बता सकता है? प्राइवेट बैंक के लाइसेंस दिए थे, प्राइवेट बैंक के लाइसेंस तो क्या शर्त रखी थी? 25% ब्रांच कहां होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहा है, तो यानी ये भी सही। मर्जर ऑफ बैंक्स, देना बैंक को मिला कर दिया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। या फिर अभी मर्जर तो बने खूब सारे पड़े थे, तो ये कर सकता है नहीं कर सकता? वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स, बैंकों का समापन, ये पड़ा था, बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है, तो ये भी सही है। तो ये कहां से आए फिर ये तुम्हारे एबीसी? आंसर क्या होगा इसमें? डी। ये सब दिमाग लगाते ही नहीं होगे, यूं ही कुछ तो कर दें, ए बी सी, क्या करूं, ए लगा देता हूं। वापस पढ़ो और। तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, इसको लिखने पे ध्यान मत दो। फोटो खींच लो इसकी, तो अगर बात सीधा सीधा क्वेश्चन है तो। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, नहीं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, नहीं। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, यही होता है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा करते हैं। The terms marginal standing facility rate and net demand and time liabilities sometimes appear in news are used in relation to सीमांत स्थायी सुविधा दर
तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ क्या होता है? आरबीआई करता है ना, आरबीआई जारी करता है। तो बैंकिंग ऑपरेशन में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में आता है? नहीं। मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनती है इससे? नहीं बनती। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? नहीं। तो क्या होता है ये? बैंकिंग। ये क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो जो भी जमाएं होती है ना, जिन उन जमाओं को ही कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। जितनी भी जमाएं हैं उन जमाओं को कहते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डी ई ए के कितने समर्थक है? ए का तो कोई भी नहीं है। बी, बी के काफी लोग। सी, सी के भी हैं? ये बताना पड़ेगा कैसे है। और डी बताओ देखें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पर्पज या पर्पजेस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से साविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का या के उद्देश्य हैं? तो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट एसएलआर और सीआरआर। पहला है टू इनेबल द बैंक्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। अग्रिम राशियां क्या होती है? एडवांसेस, लोन। जो लोन दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अग्रिम राशि कहते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था इसमें, उसके अंदर ये शब्द यूज हुआ था। तो जो भी लोन दे रहा है कोई बैंक जो है वो कितना लोन दे रहा है, कितना लोन देगा या कितना नहीं देगा, ये किससे कंट्रोल होगा? क्या इसको कंट्रोल कर सकता है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट से? सीआरआर एसएलआर से कंट्रोल हो सकता है क्या? अगर सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सीआरआर एसएलआर को कम कर दिया जाए तो लोन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि सीआरआर एसएलआर का मतलब क्या है? ये जो बैंक है उस बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आ रही है उसका कुछ भाग पहले तो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, फिर कुछ भाग एसएलआर के तहत जो है वो देना पड़ेगा। फिर अगर इसको बढ़ा दिया तो ज्यादा पैसा इसमें चला जाएगा, तो इधर पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इसका मतलब कि हाँ ये बात तो सही है, ये यही तो कह रहा है। टू इनेबल द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक को इस बात की शक्ति देता है। किस बात की शक्ति? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। कितना लोन जो है वो बैंक दे सकते हैं, इस बात को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई के माध्यम से या केंद्रीय बैंक से। तो पहला तो हो गया सही। दूसरा, टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। ये सीआरआर एसएलआर क्यों क्यों है? ये इसलिए तो है, यही समझा था ना कि भाई सीआरआर और एसएलआर की क्यों जरूरत पड़ी। तो ऐसा ना हो कि बैंक जो है वो जितनी भी डिपॉजिट ले रहा है वो सारी की सारी किस में दे दे? वो लोन में दे दे, सारी की सारी लोन में दे दे। लोग फिर मांगने आएंगे तो फिर उसके बाद में उस समय नहीं रहेगा। तो इस वजह से जो आपका बैंक है वो सेफ बना रहे, बैंकिंग क्षेत्र जो है सेफ बना रहना चाहिए, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? इन चीजों की जरूरत होती है। तो ये बात सही है कि नहीं है? ये भी सही है। बैंकों की जमा राशि बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित और तरल रखना। तीसरा, टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स।
व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। लाभ कमाना बुरा होता है क्या? एक्सेसिव एक्सेसिव प्रॉफिट कमाए, आप कमाने दो तो एक्सेसिव। पर आरबीआई किसी को ये रोकेगा क्यों कि तुम एक्सेसिव तो नहीं कमाना? अच्छा बेटा, इतना एक्सेसिव नहीं चलेगा। कोई बैंक है वो बहुत बड़ा बन गया, एसबीआई मान लो, अभी तो भारत का बढ़िया बड़ा बैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाए तो आरबीआई को क्या जलन हो जाएगी? आरबीआई का नहीं, तो दुनिया का तो नहीं बनने दूंगा। अरे जब आरबीआई जो है बैंकों का बॉस है, और अपने पढ़ा था आरबीआई नियामक संस्था के रूप में काम करता है, और उसका काम है भारतीय बैंकिंग तंत्र का विकास, तो बैंक विकास कब करेंगे? जब वो पैसे कमाएंगे। और पैसे कमा रहे हैं तो कमाने दो। ये तो लिखा नहीं ना गलत तरीके से कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिखा इलीगल प्रॉफिट बना रहे हैं। तो लीगली आप जितना प्रॉफिट बना रहे हो तो बनाओ जितना प्रॉफिट बनाना है। अब प्रॉफिट अगर ज्यादा बना रहे हो, इसका मतलब आप बैंकिंग के काम ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोन दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोन दे रहे हो तो अच्छी बात है। तो इस ऐसा जो है वो इसका आरबीआई का कोई उद्देश्य नहीं होता कि किसी भी बैंक को कमाने से रोका जाए। तो ये तीसरा तो वैसे क्या हो गया, गलत। टू फोर्स, अब देखो ये जो शब्द होते हैं ना ऐसे, एक्सेसिव, अत्यधिक लाभ कमाने से, तो यूपीएससी में इनमें जहां पर भी इस तरीके के शब्द यूज हो जाए जो कि आपको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जो है वो सामान्यतया वो वाले स्टेटमेंट गलती होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जहां पर क्या बातें हो रही है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात हो रही है, जैसे कहीं पर लिखा गया कि ये हमेशा ही ऐसा करता है, हमेशा शब्द आ गया, या फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा ही, तो पड़ेगा ही जहां पर आ गया, तो मस्ट जहां पर लिखा हुआ है तो उसको क्या कर लो, उसको अंडरलाइन करो, उसको अंडरलाइन करके उसके बारे में सोचो कि भाई ये तो फिर इसका मतलब और दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर कि ये बात वास्तविक रूप में सत्य होती है या नहीं होती है। फिर आपकी जो नॉलेज है उसमें ये तो गलत हो गया। और इसी लॉजिक से देखा जाए तो यहीं पर वैसे तो खत्म हो जाना चाहिए था, पर यहाँ खत्म करना नहीं है। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी या वॉल्ट कैश रखने पर बाध्य करना। ये क्या होती है नकदी? जो बैंक के पास में अलग से नकद पड़ा हो कि बैंक को इतना तो नकद रखना ही पड़ेगा अपने पास में, ऐसा तो नहीं है भाई। ये तो सीआरआर एसएलआर तो किसके लिए होती है? या तो आरबीआई के पास में रखी जाए या फिर वो सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जाए। ये ऐसा उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, डे टू डे के लिए नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। यानी आंसर क्या हो गया, 1 और 2, ये काम पर दिया हुआ, बी जो है वो। ठीक है, ये करो देख। हम्म, बताओ देखिए क्या मतलब है इसका। एन इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतया इस बात का संकेत है, बैंक दर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहला है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना है अगर बैंक रेट बढ़ जाए तो। बैंक रेट बढ़ रही है इसका मतलब बैंक को आरबीआई से जो लोन मिल रहा है वो महंगा है, महंगा है तो बैंक आगे जो लोन देगा वो सस्ता देगा क्या? नहीं, सस्ता नहीं देगा, क्या देगा, वो भी महंगा देगा। यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे ही नहीं दे रहा है, उसने तो ब्याज बढ़ाया है, कर्जे तो दे ही रहा है, ब्याज दर जो है उसको बढ़ाया गया है पर कर्जे को अभी तक बंद नहीं किया गया, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी गलत। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इजी मनी पॉलिसी, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा दर का अनुसरण कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है वो, क्या सस्ती मुद्रा नीति है? देखो सस्ती मुद्रा है या फिर मुद्रा नीति जो आपकी है वो चीप है या फिर जो है वो टाइट मनी पॉलिसी है, इजी मनी पॉलिसी है, इसका मतलब क्या हुआ,
इजी अगर आप इसका हाथ खोल दोगे, हाथ खोल दो मतलब लिक्विडिटी को क्या कर दो, बढ़ा दो। और अगर टाइट कर लिया इसका मतलब लिक्विडिटी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो अगर इजी मनी पॉलिसी है या इसको कहा गया चीप मनी पॉलिसी हो, तो इसका मतलब तो क्या होगा कि तरलता को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर बैंक रेट को बढ़ा रहे हैं, बैंक रेट को बढ़ा रहे हैं, तो क्या तरलता को बढ़ा रहे हैं? बैंक रेट को बढ़ाने से तरलता बढ़ती है या तरलता कम होती है? बैंक रेट बढ़ा, बैंक रेट बढ़ेगी तो इसका मतलब आरबीआई ने बैंकों को जो ऋण दिया वो महंगा है, महंगा है तो आगे भी महंगा होगा, महंगा होगा तो इसका मतलब तरलता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो इसका मतलब चीप मनी या इजी मनी पॉलिसी तो नहीं है, फिर बचा एक ही। तो सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी। केंद्रीय बैंक जो है कौन सी मुद्रा नीति अपना रहा है? महंगी मुद्रा नीति जो है वो अपना रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लिया था अभी, ये भी कर लिया था, कर लो वापस। कर तो लिया, तुम्हें ये पता ही नहीं है तुमने क्या क्या कर लिया और क्या नहीं कर लिया, तुम ऐसे गफलत के अंदर जी रहे हो। अरे ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, इतना क्या सोच रहे हो इसके अंदर? The Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis points. Which of the following is likely to happen? जब भारतीय रिजर्व बैंक साविधिक नकदी अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 0.5%। क्या है इसका मतलब? 0.5%। जैसे जो 18% अगर एसएलआर है, तो अब उसने एसएलआर को 18 से कम करके कितना कर दिया? 17.5% जो है वो कम कर दिया। ये क्या है? रिड्यूस कर दिया 50 बेसिस पॉइंट से। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया कि 0.5% से कम कर दिया। अब अगर इसका मतलब एसएलआर को कम किया जा रहा है, कुल मिला के बात क्या है? एसएलआर को कम कर रहे हैं। एसएलआर को कम करेंगे तो इससे क्या होगा? एसएलआर कब कम करते हैं? तरलता को बढ़ानी है, कम करना है? अगर एसएलआर कम हो रही है इसका मतलब तरलता क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों होगी तरलता बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि बैंकों के पास पैसे अब ज्यादा बचेंगे, ज्यादा बचेंगे तो वो आराम से जो है लोन जो है ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लोन देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही। पहला शब्द क्या है? इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। मैंने अभी कहा जहां पर ये एक्सेसिव टू फोर्स प्रबलता, शब्द कौन सा आ गया? ड्रास्टिकली, प्रबलता, ये यहां पर जो है गड़बड़ है। अगर ये कहा था कहता कि जीडीपी के अंदर थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, तो हाँ हो सकती है, जीडीपी में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, ये तो हो ही सकती है ना, क्योंकि भाई आपकी लिक्विडिटी बढ़ रही है, लिक्विडिटी बढ़ रही है तो लोगों के पास में पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो बाजार के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। जीडीपी का मतलब होता है उत्पादन कितना हो रहा है। वैसे तो बाकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, पर सामान्यतः क्या समझना है? उत्पादन कितना हो रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है, अगर उस उत्पादन में वृद्धि हो रही है या नहीं। तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? बढ़ेगा ना। अगर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मान लो होम लोन ले रहे हैं लोग बाग, घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं तो ईंटों ईंटों की जरूरत है। अब ईंट का उत्पादन बढ़ेगा कम हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा घर लोग बनाएंगे तो ईंट का उत्पादन बढ़ जाएगा, सीमेंट का उत्पादन बढ़ जाएगा, सरिये का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों का उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये लिखा होता है कि भारत की जीडीपी में वृद्धि होगी या वृद्धि हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, वृद्धि होने की संभावना है, ये ड्रास्टिकली या प्रबलता वाला शब्द नहीं यूज किया, तब जरूर मान सकते थे। प्रबलता का मतलब, इसका मतलब तो हो गया बहुत बड़े स्तर पर। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 0.5% से ही तो कम किया है, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात भी नहीं की। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। विदेशी निवेशक, विदेश में कोई आदमी बैठा है, तो विदेशी में आदमी बैठा है वो भारत के अंदर खूब सारी पूंजी ले आएगा। क्यों ले आएगा? क्योंकि भारत के आरबीआई ने एसएलआर में 0.5% की कमी कर दी है, इसका इस वजह से थोड़ी लाएगा। भाई विदेशी अगर व्यक्ति या विदेशी कोई कंपनी है वो भारत में निवेश करना चाहती है, तो वो लोन भी कहां से लेगी? विदेश के बैंक से ही लेगी।
तो वो तो खुद के देश के बैंक से लेंगे, तो उनके देश के बैंक के उनका केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है। आपका केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है उसके ऊपर उसका कोई खास प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट दियर लेंडिंग रेट्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। हाँ, घटा सकते हैं, इसके अंदर तो हो सकता है। अगर ये लिखा है घटाएंगे ही या उनको घटाना पड़ेगा, अगर ये ऐसा यहां पर ये मे की जगह मस्ट आ जाता तो इस मे शब्द की जगह क्या यूज कर लेते, वो मस्ट अगर शब्द यूज कर लेते तो वो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता कि उनको जो है वो घटानी ही पड़ेगी। नहीं, घटानी पड़ेगी ये कोई जरूरी थोड़ी हो, तो बैंक अपने अपने पर निर्णय लेगा कि हमारे पास पैसे ज्यादा हैं, अब हम ज्यादा लोगों को लोन देना चाहते हैं, तो ज्यादा लोगों को लोन कैसे देंगे? लोगों को भाई आपको लुभाना पड़ेगा, लुभाओ कैसे लुभाओगे, तो उसको इंटरेस्ट रेट को आपको कम करना पड़ेगा तब। यानी ये वाली बात सही है। और इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में फिर वापस शब्द आ गया प्रबलता से कमी आएगी। कमी आ जाएगी क्या? लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, कमी नहीं आएगी। तो ये तो वैसे भी गलत है और वैसे भी प्रबलता शब्द यूज हुआ। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सी। एक बार वापस जितने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं पढ़ने, इनको देखो देखो। ये वापस देखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे वाला करना। दिमाग में समझ में आना चाहिए, हाँ ये वाला ऑप्शन है तो ये क्यों सही हुआ है। परिसंपत्तियों की तरलता आरबीआई कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि कितनी जो है तरल परिसंपत्तियों में रखना है। एसएलआर का मतलब ही यही होता है। दूसरा, शाखा का विस्तार, इसके बारे में बता सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको इतनी ओपन करनी पड़ेगी, इतनी बंद करो। बैंकों का विलय, हाँ बैंकों का विलय भी कर सकता है। और बैंकों का समापन, उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो यानी ये चारों ही ऑप्शन सही है। ये तो सिंपल सा ही है। खुला बाजार प्रचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसको कहते हैं? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। यहां पर अगर ये लिखा होता रेपो मार्केट ऑपरेशंस, अगर ये इसकी जगह जो है वो ओपन मार्केट की जगह अगर रेपो आ जाता लिखा हुआ, तो रेपो मार्केट ऑपरेशन होता तो क्या होता? तो ये जो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता फिर? यहाँ पर ऑप्शन में इसको गिरवी रख देते, उसको कोलेट्रल बना देते या मॉर्गेज कर देते। पर यहाँ पर अपन ने पूछा है इसने ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में क्या होता है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है या बिक्री की जाती है। अगर तरलता को बढ़ाना हो बाजार में तरलता को बढ़ाना है तो खरीद करेंगे बिक्री करेंगे? अगर बाजार के अंदर तरलता को बढ़ाना है तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर लेगा, जो बाजार के अंदर है उससे खुद को ले लेगा और खुद क्या देगा उसके बदले? पैसे देगा। पैसे देगा तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी। और अगर तरलता कम करनी हो तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देगा। ये तो एकदम सिंपल सा ही है। एमएसएफ किसके संबंध में आता है? उसको पढ़ो वापस। देखो, लैंग्वेज को देखकर घबराना नहीं होता है, धीरे धीरे समझना होता है उसको। एक एक लाइन को समझो तो चीजें समझ में आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आए, और तुम ऐसे लैंग्वेज देख के और ये क्या पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं। सीधी सीधी पूछ लो, मैं तो बस। यूपीएससी में कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सिंपल से आते हैं। बस उसकी लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज देख के लोग डर जाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी कठिन होते ही नहीं है।
तो इसमें दो बातों की बात है, एक तो लैंग्वेज का प्रयोग करो, दूसरा जो तुम्हें नॉलेज है, जो तुम्हें ज्ञान है, उस ज्ञान पर विश्वास रखो कि भाई मुझे इतना पता है और मैं उस नॉलेज का प्रयोग करूंगा। तुम आरबीआई के गवर्नर तो हो नहीं, तुम्हें सब कुछ ही पता हो, और तुम्हें सब कुछ पता करना भी नहीं है कि किसी उसी चीज के अंदर घुस जाओ कि बस मैं तो इसके अंदर बस पता करके रहूं एग्जैक्ट ये नोट प्रिंट होता है तो कैसे होता है, इसकी शाई कहाँ से आती है और शाई कैसे मिक्स होती है और उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, इतना एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है या नहीं है। आया समझ में? बता दूं? सस्ती मुद्रा नीति क्या होती है और महंगी मुद्रा नीति क्या होती है? चीप मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी का मतलब क्या होगा? अब इसी शब्द को वो ऐसे भी यूज कर सकता है, एक्सपेंशनरी, विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति होगी, इसका मतलब क्या होगा? तरलता को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जैसे करो। और जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से सोच के। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would RBI it not do? तो आरबीआई क्या नहीं करेगा? पहले तो ये देखो क्या करेगा। इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशन, अगर वो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है, विस्तारवादी, विस्तारवादी का मतलब तरलता को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अब तरलता कैसे बढ़ाएंगे? एसएलआर को क्या कर दो? कम कर दो। एसएलआर को कम करने से तरलता बढ़ जाएगी, परंतु ये पूछ रहा क्या नहीं करेगा? हाँ, तो ये तो नहीं करेगा क्योंकि इससे तो बढ़ती है। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ को बढ़ाए। एमएसएफ को बढ़ाएगा तो तरलता बढ़ेगी कम होगी? तरलता तो कम होगी। तो प्रसारवादी नीति के लिए क्या नहीं करेगा? ये सही है ना? प्रसारवादी नीति में ये नहीं करेगा। ये तो कब करेगा वो? जब वो अगर वो टाइट मनी पॉलिसी अपना रहा हो, अगर उसको कम करना हो तो। संकुचनवादी अगर वो आपकी नीति अपनाता है, एक तो प्रसार हो रहा है और एक दूसरा क्या होता है? संकुचन हो जाएगा। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, कम नहीं करेगा क्योंकि कम करने, अगर बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? तरलता बढ़ रही है, परंतु अपन तरलता बढ़ानी ही नहीं है, अपन को तो क्या करनी है? उसको कम करनी होगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। सीधा सीधा आंसर क्या है इसका? बी आंसर। तो इसलिए यहां पर भी ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो नॉट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। विदेशी बैंक जो भारत में, उनका प्रमुख आरबीआई नहीं है कि कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनमें के अंदर विदेशी बैंक भी होते हैं, तो उसका प्रमुख आरबीआई क्यों नहीं होगा? परंतु उनको लाइसेंस आरबीआई नहीं देगा। वहां तो अपने वहां काम करेंगे, उनका बॉस वो तो होगा, पर भारत में जब जब जो जो काम करेंगे उसको तो रेगुलेट आरबीआई करेगा। उनके नियम कौन बनाता है? अगर वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो स्वतंत्र करेंगे क्या? ये तो दिमाग लगा लिया, बस एक वो सोचा नहीं कि अपन ने एक चार्ट भी पढ़ा था जिसके अंदर विदेशी बैंक लिखे हुए थे। ये क्या है ये?
द सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम when there is an increase in demand for money there will be, ये डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है। तुम इससे सोच रहे हो रेपो रिवर्स रेपो कहां है? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई से भी द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो, हिंदी वाले तो समझ ही नहीं सकते द्रव्य कौन सा है, किस द्रव्य की बात हो रही है। तो द्रव्य का मतलब क्या है? पैसा है। तो ये यूपीएससी के ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कतें जो है वो हुआ करती है। तो जब अगर समझ में नहीं आए हिंदी में तो क्या पढ़ना होता है? इंग्लिश के अंदर पढ़ना होता है। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, पैसा जो है वो तो क्या है? सेम है, उतना ही है। बैंकों के पास में जितना पैसा है वो तो जितना है उतना ही है। और लोग जो है वो बहुत सारे आए हुए हैं बैंक के पास में मांगने के लिए, डिमांड जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग आ गए मांगने के लिए, तो क्या करे बैंक? अपनी ब्याज दरों को कम करे बढ़ाए? भाई कम करेगा तो फिर जो पैसे कम ही है, और अभी तो मौका है कमाने का। डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमें लोन दो, हमें लोन दो, हमें लोन दो। और इस परिस्थिति में आरबीआई उसको बैंक को क्या करना चाहिए? अपनी ब्याज दर को बढ़ा देना चाहिए। अब फॉल इन लेवल ऑफ प्राइसेस, कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी। कीमत स्तर की तो बात ही नहीं हो रही। और वैसे डिमांड जो है वो क्या है? ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होती है तो कीमतें क्या होती है? बढ़ती है। तो ये तो वैसे ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। हाँ ये बात सही है कि ब्याज की दर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ब्याज की दर में कमी नहीं। आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, क्या पता होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो, सॉरी ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ये वाला भी तरह सही नहीं। तो ये है पीएसआई में तो सिंपल सा ही पूछा था। सिंपल सा जो है वो, ये तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। थानेदार को जितना दिमाग लगाना चाहिए उतना ही है पूछा है। कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? बैंक दर गुणात्मक है क्या? मात्रात्मक है। रेपो दर मात्रात्मक। खुले बाजार की प्रक्रियाएं मात्रात्मक। अभी हिंदी वालों में दिख नहीं रहा है। बाकी इसमें नीचे क्या है? मार्जिन आवश्यकता। चौथा ऑप्शन क्या है? मार्जिन आवश्यकता। तो गुणात्मक वाला क्या होता है? मार्जिन आवश्यकता जो है वो हुआ करता है। फिर अपन ने कल पढ़ा था प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? जितने भी आपके पास में जो ऋण दे रहे हो, ये जमाओं का नहीं है 40%, ये किसका है? जितना ऋण दिया जा रहा है उसका 40% आपको किसको देना पड़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र में देना पड़ेगा। इसमें कृषि को कितना देना पड़ेगा? 18%। और फिर उसको और अंदर से और विभाजित किया कि उसमें भी 10% लघु और सीमांत। ऐसा नहीं है सारा का सारा आपने जो है कृषि क्षेत्र में कोई बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया, उसके अंदर भी लघु और सीमांत श्रेणी के जो किसान होंगे उनको देना पड़ेगा। सूक्ष्म उद्योगों को 7.5%, कमजोर वर्ग को 12%, लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों को कुछ देना। फिर ये तो गए 37.5, सीधे सीधे बता दिए उन्होंने। बचा 2.5%। अब ये 2.5% जो है इनमें से बाकी और किसी में भी दिया जा सकता है, कितना भी आप कहीं पर भी दे सकते हो, उसकी लिमिट जो है डिसाइड नहीं की। तो इनको देना पड़ेगा। निर्यातकों को, कच्ची बस्ती और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग, हाउसिंग के लिए लोन देने पड़ेंगे। एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, आगे पढ़ेंगे उसको बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में देना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देना पड़ेगा, स्टार्टअप वगैरह को देना पड़ेगा। और भी सरकार या आरबीआई चाहे तो समय समय पर क्या करती रहती है? उसको नोटिफाई करती रहती है कि भाई इसके अंदर इसको प्रायोरिटी सेक्टर मान लो, और वहां पर भी आप ऋण जो है वो ऋण दो। और क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, उनके लिए कितना है? ये 75%। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75%। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके लिए अभी वर्तमान में ये 40% है, परंतु समय के साथ इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? अरे पर्चियां मत भेजा करो तुम, तुम्हारे है तो नहीं। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लैंडिंग टू, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान का तात्पर्य किसे ऋण देने से? कृषि क्षेत्र को, हाँ। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, हाँ होती है। वीकर सेक्शन होता है। उपयुक्त सभी, हाँ उपयुक्त सभी जो है वो आंसर।
फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होते हैं। सर्टिफिकेट का मतलब है कि एक बैंक जो है ज्यादा दे रहा है और दूसरा बैंक कम दे रहा है, तो जो ज्यादा बैंक दे रहा है, जो ज्यादा ऋण दे रहा है, वो क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, और जिसके पास में कम है वो सर्टिफिकेट को खरीद सकता है। फिर होता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, बैंक जो है उसके पास में आए डिपॉजिट और बैंक ने दिए लोन, ये जो लोन दे रहा होता है ये होते हैं रिस्की, तो ये रिस्क जो है वो सारे के सारे आप डिपॉजिटर के नाम पर नहीं ले सकते, आपका जो मालिक है उसको क्या करना पड़ेगा, पूंजी भी लगानी पड़ेगी। अब कितनी पूंजी लगानी पड़ेगी, ये आपका जो है वो कैसे क्या क्या डिसाइड होता है, CAR, जितनी पूंजी लगानी पड़ेगी वो CAR होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग, और ये CAR की अवधारणा, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किस पर आधारित है, बेसल मानक, और बेसल मानक किसने जारी किए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1930 में हुई थी। बेसल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये है क्या, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये कोई बैंक नहीं है, सीधा बैंक नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार की केंद्रीय बैंकों का एक संस्था है जो कि बैंकिंग क्षेत्र में अनुसंधान करते रहते हैं, बैंकिंग क्षेत्र को अच्छा करने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं, गाइडलाइंस जारी करते हैं, और इनकी गाइडलाइंस को अपन कहते हैं बेसल। बेसल 1 जारी हुआ 1988 में, बेसल 2 हुआ 2004 में, बेसल 3 हुआ 2010 में। आरबीआई क्या हमेशा से इसका सदस्य है, नहीं, कब बना, 1996 में जो है आरबीआई इसका सदस्य बना था। और बेसल स्टैंडर्ड अपने कब अपनाए, वर्तमान में कौन सा है बेसल, बेसल कौन सा चल रहा है अभी, बेसल 3, और इसके अंदर ये कहा गया कि CAR कितना होना चाहिए, 8%, पर आरबीआई ने कहा कि ये तो 8% तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी और अच्छा काम जो है वो करेंगे, और हमने कहा प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के लिए 9% और पब्लिक सेक्टर के लिए 12%। हालांकि अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है, हालांकि अभी तक जो है वो ये किया नहीं गया है, आरबीआई ने ऐसा कहा हुआ है कि आप ऐसा कर देना, पर पहले तो समय कब का दिया था, 2020 तक का समय दिया था इनको, जो बैंक थे इन बैंकों को कहा कि 2020 तक का आपके पास समय है, 2020 तक आपको ये इसको अचीव करना है, पर 2020 में आ गया कोरोना, और कोरोना के आने के बाद में फिर वो जो है बातें और आगे खिसक, ये लगातार आगे खिसकता ही जा रहा है, क्योंकि भाई इसमें ज्यादा पैसे क्या है, यहाँ पर आपने गाइडलाइन निकालते समय तो कहा कि भाई ज्यादा रिस्की कौन है, सरकारी बैंक ज्यादा रिस्की है, सरकारी बैंक जो है वो ज्यादा सरकार को भी ऋण देते हैं, और भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी जो है वो वही सरकारी बैंक की ज्यादा कर रहे हैं, तो रिस्क सरकारी बैंकों की ज्यादा है, तो उनकी कैपिटल जो है ज्यादा होनी चाहिए, उनकी पूंजी ज्यादा होनी चाहिए, और उसको कितना परसेंट रखा इन्होंने, 12%। अब सरकारी बैंकों में ये 12% पैसे कौन डालेगा, सरकार, भाई सरकारी बैंक का मालिक कौन है, सरकार है, यानी सरकार को ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। अब सरकार के दूसरे खर्चे बहुत ज्यादा है, तो सरकार के पास इतने पैसे होते नहीं है कि वो इसके अंदर पैसे डाल सके, तो सरकार फिर आरबीआई को कहती है थोड़ी और टाइम लिमिट को थोड़ा खिसका दो, तो फिर आरबीआई क्या करती है, तो टाइम लिमिट को खिसका दी, और खिसकाते खिसकाते ये कहां तक आ गए थे, 2020 तक। फिर 2020 में तो बहुत बड़ा बहाना मिल गया कि अब तो जो है कोरोना है, अब कोरोना में तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अभी तो हम इसमें पैसे नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे, देखेंगे जब समय आएगा, तो इसलिए अभी तक इसको अचीव नहीं किया जा सका। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों के अंदर इंप्रूव जरूर हुआ है, भारत के अंदर जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो काफी इंप्रूव हुआ है। अगला जो है वो क्या है, ये क्या है, ये कॉल है और ये मनी है। फोन पर अगर मनी मिले तो उसको क्या कहते हैं, कॉल मनी। अगला जो है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट का मतलब होता है, देखो जो बैंक है वो बैंक अपने जब डे टू डे ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, रोजमर्रा का काम, तो रोजमर्रा के काम में क्या होता है उनके पास में, कुछ तो आती है जमाएं और कुछ होता है विड्रॉवल, कि रोज जो है बैंक के अंदर कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे लो हमारा पैसा है इसमें जमा कर दो, और कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि भाई हमारा पैसा वापस दो, वो चेक काट के दे देंगे या कोई एटीएम से पैसे निकाल लिए। इस तरीके से बैंक से पैसे निकाले भी जाते हैं और बैंक में पैसे जमा भी कराए जाते हैं। कुछ लोग होंगे जिनका आपने लोन सैंक्शन कर दिया, मान लो आज के डेट में आपने 10 लोगों का लोन सैंक्शन कर दिया, अब 10 लोगों का लोन सैंक्शन कर दिया तो 10 लोगों को तो लोन में पैसे दे दिए, फिर आपने कई लोग जो उन्होंने चेक लगा रखे थे उनके चेक भी क्लियर कर दिए और वहां से भी उनको भी पैसे दे दिए, और आज की डेट में आपके पास में कोई जमा कराने आया ही नहीं, और जो बैंक की जो ब्रांच है उसके पास में कैश हो गया खत्म। अब कैश खत्म हो गया तो क्या करें, अब कैश अगर खत्म हो गया और अभी कोई आ गया, अभी तक तो कोई नहीं आया है, पर अभी और कोई आ गया वापस और मांगने के लिए कि लो साहब हमारा भी चेक क्लियर करो, या फिर हमारे भी एटीएम में से पैसे निकालो, या अभी मेरे को तो अभी के अभी कैश चाहिए, अभी पैसे दो मेरे,
तो आप पैसे नहीं दे पाओगे, और नहीं दे पाओगे तो ये न्यूज मार्केट में फैल जाएगी, और जैसे मार्केट में न्यूज फैल गई तो और बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और बहुत सारे लोग आ गए तो सिर्फ हमारी ब्रांच ही क्या, पास वाली ब्रांच से भी लोग पैसे निकाल लेंगे, और बाकी सब ब्रांच से भी पैसे निकाल लेंगे। इसका मतलब बैंक जो है वो डूब जाएगा, और एक बैंक डूबा तो फिर जो है वो सारे बैंक डूब जाएंगे। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बैंक क्या करता है, जब बैंक के पास में पैसे कम हो जाते हैं, या बैंक को डे टू डे आपके रोजमर्रा का काम है और उसके अंदर कैश चाहिए, तो बैंक क्या करता है, अपने पड़ोसी बाकी जो बैंक होते हैं उनको फोन करता है, और फोन करके उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास में कैश है या नहीं है, एडिशनल कैश है क्या। तो कोई बैंक कहे कि हाँ हमारे पास में आज तो जमा है ही, कोई निकालने आया ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ जमा ही हुई है, हमारे पास में कोई निकालने नहीं आया, तो फिर कह देते हैं कि चलो फिर तुम्हारे पास एडिशनल पड़ा ही है, तो वो एडिशनल कैश हमें दे दो, एक दिन के लिए उधार दे दो, कल हमारे पास भी जमा आ जाएगी, तो कल तो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर अभी आज के लिए दे दो, या 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जो है आप दे दीजिए। तो उससे आप क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो, और ये उधार लेने का पर जब उधार लोगे तो वो बैंक जब आपको पैसे देगा, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है, तो उसके लिए ऊपर क्या चार्ज करेगा, ब्याज। और ये जो ब्याज पर लेन देन होता है, इस लेन देन को क्या कहते हैं अपन, कॉल मनी मार्केट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट का मतलब होता है, बैंक जो है वो अल्पकाल के लिए एक दूसरे से जो ऋण लेते हैं उसको कहते हैं कॉल मनी मार्केट। अब इसमें क्या उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक दिन तो ऐसा है कि भाई कोई एक बैंक है और उसके पास कैश पड़ा ही है, एडिशनल कैश पड़ा है, किसी का फोन ही नहीं आया, और किसी एक ही बैंक का फोन आया, मान लो एक ही बैंक का फोन आया, तो वो भी चाहेगा कि भाई यार किसी तरीके से उस बैंक को दे दिया जाए, तो ब्याज दर क्या रखेगा, कम। अब मान लो कि एक बैंक तो है जिसके पास में एडिशनल कैश, इसके पास में एडिशनल कैश है, और ये बाकी बहुत सारे बैंक हैं, इनके पास में सबके पास खत्म हो गया पैसा, तो ये सारे के सारे किसको फोन करेंगे, इसको फोन करेंगे, और जैसे सारे सारे इसको फोन करेंगे तो इस बैंक का मैनेजर क्या कहेगा, यार आज तो मौज हो गई, इसका मतलब जो है वो बाजार के अंदर पैसे नहीं है, बाजार के अंदर और किसी के पास में पैसे नहीं है, सारे लोग अपन को ही फोन कर रहे हैं, इसका मतलब है पैसे सिर्फ अपने पास में ही है, बाकी और किसी के पास नहीं। तो फिर ये अब इनमें से किसको दे पैसे, ये कहेगा यार मैं किसी के साथ भेदभाव तो कर नहीं सकता कि इसको दूं और उसको नहीं दूं, तो मैं तो क्या करूंगा, अपने ब्याज दर को बढ़ा दूंगा, जो ब्याज दर को देने को तैयार हो जाएगा उसको मैं दे दूंगा, जो नहीं देगा उसको नहीं दूंगा। तो यानी ब्याज दर को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि भाई इसके पास कोई फोन ही ना करे, एडिशनल कैश लेकर बैठा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति आया है, एक ही व्यक्ति, एक ही बैंक का फोन आया है, तो इसका मतलब इसको लग जाएगा मार्केट में कैश बहुत ज्यादा है, और हमने उधार नहीं दिया, तो ये आदमी जो है वो क्या करेगा, किसी दूसरे बैंक से भी ले सकता है, और दूसरे बैंक से भी ले सकता है, तो इसका मतलब ब्याज दर को क्या रखो, कम रखो, तो ब्याज दर को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी। तो कॉल मनी मार्केट जो होता है उसके अंदर ब्याज दर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि रेपो ऑपरेशन शुरू हुए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत, जो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के तहत जो ऋण दिया जाता है, ये कब किसके तहत शुरू हुए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा से के तहत कब शुरू हुआ था, वर्ष 2000 के अंदर। और वर्ष 2000 से पहले क्या होता था, पहले सभी बैंक जो है उस कॉल मनी से ही काम करते थे, ये सारे के सारे बैंक किससे काम कर रहे हैं, कॉल मनी से। और कॉल मनी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा था, और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था तो बैंक को नुकसान भी होता है, और बैंकों को नुकसान होगा तो इसको कौन नहीं देखेगा, बैंकों का बॉस। बैंकों को नुकसान हो रहा है तो वो जाके बैंक आरबीआई को कहेंगे कि साहब क्या करें, अब हमारे को तो पैसों की जरूरत होती है, तो आपस में एक दूसरे से लेते हैं, पर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो आरबीआई को उन पर दया आई, आरबीआई ने कहा छोड़ो तुम, ये अगर तुम्हें ये करना हो तो कर लो, पर तुम्हें हम एक एडिशनल और व्यवस्था दे देते हैं कि भाई पैसे चाहिए हो तो दूसरे बैंकों से मांगने के बजाय किससे मांगा करो, हमसे ही मांग लिया करो, और हम तुम्हें पैसे जो है वो दे देंगे। और किसी बैंक के पास में एडिशनल पैसा पड़ा हो और आज कोई मांगने आया ही नहीं, तो उसको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो किसके पास जमा करा सकता है, आरबीआई के पास, और आरबीआई उसको क्या दे देगा। तो इस तरीके से इनका भगवान बनकर कौन आया, आरबीआई, और आरबीआई ने इस व्यवस्था को सॉल्व करने की कोशिश। पर ऐसा नहीं है कि ये वाला मार्केट खत्म हो गया, ये अभी भी चलता है, आपको आरबीआई से जितना पैसा लेना हो तो आरबीआई से ले लो, और उसके बाद भी एडिशनल पैसों की जरूरत है तो किससे ले सकते हो आप, बाकी बैंकों से भी ले सकते हो। तो कॉल मनी मार्केट जो है अभी भी चला करता है। लिखो देखें, कॉल मनी मार्केट।
कॉल मनी मार्केट। ड्यूरिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन, दिन प्रतिदिन के लेन देन के दौरान, ड्यूरिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस, दिन प्रतिदिन के लेन देन के दौरान कुछ बैंकों के पास धन की कमी होती है। Some banks have shortage of funds. कुछ बैंकों के पास धन की कमी होती है, लेकिन साथ ही कुछ अन्य बैंकों के पास, बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही कुछ अन्य बैंकों के पास एट द सेम टाइम some other banks have additional funds available. कुछ अन्य बैंकों के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध होता है। अतिरिक्त धन उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में, इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में बैंकों के बीच लेन देन, इन सच सिचुएशन ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बैंक्स इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट। बैंकों के बीच लेन देन को कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। बैंकों के बीच लेन देन को कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। ऑल टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन की सभी शर्तें फोन कॉल पर ही तय होती है। ऑल टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फिक्स्ड ऑन द फोन कॉल। लेन देन की सभी शर्तें फोन कॉल पर ही तय होती है। Hence it is called कॉल मनी मार्केट। इसलिए इसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। ये सारी की सारी लेन देन किस पर हो रही है? फोन कॉल पर हो रही है, इसलिए इसको कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। लेन देन की सभी शर्तें फोन कॉल पर निर्धारित होती है। ऑल द टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर फिक्स्ड ऑन फोन कॉल, हेंस इट इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट। इसलिए इसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। इसकी ब्याज दर को कॉल दर कहा जाता है। इट्स इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड कॉल रेट। इसकी ब्याज दर को कॉल दर कहा जाता है। इट्स इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड कॉल रेट। तो फोन कॉल पर निर्धारित हो रही है ब्याज दर भी, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? कॉल रेट, ध्यान इसको कहते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको संदर्भ दर या रेफरेंस रेट भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं रेफरेंस रेट? क्योंकि आरबीआई जब अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये निर्धारित कर रहा होता है, तब वो किसको ध्यान में रखता है? इस बात को भी ध्यान में रखता है कि अभी बाजार के अंदर कॉल रेट कितनी चल रही है। क्या करेगा वो? किसको ध्यान में रखेगा? कॉल रेट कितनी है। भाई रेपो रेट के तहत कौन पैसा देता है? आरबीआई। किसको? बैंक को। अब सपोज करो ये जो आरबीआई बैंक को पैसे दे रहा है, ये अगर कॉल रेट से ज्यादा हो, कॉल रेट से ज्यादा हो तो लोग आरबीआई से क्यों लेंगे? किससे लेंगे? बाकी बैंकों से ले लेंगे। यार बाकी बैंक तो सस्ते दे रहे हैं और जो आरबीआई वो महंगा दे रहा है, तो आरबीआई से कोई पैसे नहीं लेगा। तो आरबीआई जब अपनी ब्याज ये जो निर्धारित करता है रेपो रेट, तो बहुत सारे फैक्टर ध्यान में रखता है। तो उसमें एक फैक्टर क्या होता है? ये भी होता है कि कॉल रेट वर्तमान में कितनी चल रही है। तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? एक और संदर्भ दर या रेफरेंस रेट भी कहते हैं। इसको रेफरेंस बनाता है आरबीआई। लिखो, ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस रेट, जिसे संदर्भ दर भी कहा जाता है।
जिसे संदर्भ दर भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस रेट, जिसे संदर्भ दर भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस रेट, क्योंकि बिकॉज आरबीआई टेक दिस रेट, क्योंकि आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करते समय, बिकॉज आरबीआई टेक दिस रेट एज रेफरेंस वाइल रिव्यूइंग मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करते समय इस दर को संदर्भ दर के रूप में लेता है। इस दर को संदर्भ दर के रूप में आरबीआई टेक्स दिस रेट एज रेफरेंस व्हाइल रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी। और कॉल दरों में उतार चढ़ाव अधिक होता है, कॉल रेट्स फ्लक्चुएट्स अ लॉट, कॉल दरों में उतार चढ़ाव बहुत होता है। तो ये क्वेश्चन वो इसमें लाया नहीं है, आरपीएससी ने पूछा था एक बार 2016 में, 2016 वाले में, और उन्होंने एक नई टर्म निकाली इसके लिए, कॉल मार्केट जो है, उस कॉल मनी मार्केट के लिए हिंदी के अंदर क्या लिखा उसने, याचना बाजार। क्या लिखा है हिंदी, उसकी हिंदी क्या निकाली है, याचना बाजार। कौन याचना कर रहा है, किससे याचना कर रहा है? तो इसमें प्रश्न ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन से बाजार में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, तो उसमें कई सारी बातें लिखी हुई, जैसे रेपो रेट भी लिखा हुआ और ये भी, और उसमें एक बाजार कौन सा रखा हुआ, याचना बाजार। अब याचना बाजार तो समझ में नहीं आया हिंदी में, तो इसलिए फिर इंग्लिश में देखो कि अच्छा कॉल मनी मार्केट, अरे कॉल मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव किसमें होगा, वो तो कॉल मनी मार्केट के अंदर होता है। कॉल रेट्स फ्लक्चुएट्स अ लॉट, कॉल दरों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। अगर एक दिन के लिए लिया गया पैसा, अगर आपने एक ही दिन के लिए लिया है कि साहब आज के लिए दे दो, कल वापस लौटा देंगे, तब तो उस पैसे को नाम देते हैं, या वो जो आपने धन लिया उसको नाम देंगे कॉल मनी। और अगर आपने इसमें पैसे लेते हैं 14 दिन तक, अगर 1 से 14 दिन के लिए लिया है, तब उसको कहते हैं नोटिस मनी। तो एक तो शब्द होता है नोटिस मनी और दूसरा होता है कॉल मनी। कॉल मनी शब्द कब प्रयोग में लेते हैं, जब एक दिन के लिए हो, और नोटिस मनी शब्द कब लेंगे, जब 1 से 14 दिन के लिए। बस लिखो, एक दिन के लिए उधार लिया गया धन कॉल मनी कहलाता है। मनी बोरोड फॉर 1 डे इज कॉल्ड कॉल मनी। एक दिन के लिए उधार लिया गया धन कॉल मनी कहलाता है। मनी बोरोड फॉर 1 डे इज कॉल्ड कॉल मनी। तथा 1 से 14 दिन तक के लिए लिया गया धन एंड मनी बोरोड फॉर 1 to 14 डेज, 1 से 14 दिन के लिए लिया गया धन एक से 14 दिन के लिए लिया गया उधार लिया गया धन नोटिस मनी कहलाता है, इज कॉल्ड नोटिस मनी। 1 से 14 दिन के लिए लिया गया उधार नोटिस मनी कहलाता है, इज कॉल्ड नोटिस मनी। इस बाजार में होने वाले उतार चढ़ावों को देखते हुए आरबीआई स्टार्टेड इस बाजार में होने वाले उतार चढ़ावों को देखते हुए आरबीआई के द्वारा रेपो बाजार विकसित किया गया। आरबीआई स्टार्टेड रेपो मार्केट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन कॉल मनी मार्केट। इस बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए या उतार चढ़ाव के कारण आरबीआई के द्वारा रेपो बाजार विकसित किया गया। आरबीआई स्टार्टेड रेपो मार्केट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन कॉल मनी मार्केट। रेपो मार्केट क्यों विकसित किया उसने, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव इसमें ज्यादा हो रहे हैं इसलिए। और ये सिर्फ कॉल मनी मार्केट भारत में ही होता है ऐसा नहीं है, दुनिया में हर
देश के अंदर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है वो है लंदन में। कहां पर है? लंदन में। और वहां की जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कहते हैं? लिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑपरेशन रेट, क्या कहते हैं? लिबोर नाम से जो है उसको कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा जो कॉल मनी मार्केट है वो कहां पर है? मुंबई में। भारत के अंदर भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, और मुंबई है तो वहां पर मुंबई में सबसे बड़ा, और उसको क्या कहते हैं? मिबोर। लिखो, लंदन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉल मनी मार्केट। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है। लंदन इज द लार्जेस्ट कॉल मनी मार्केट इन द वर्ल्ड। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट है। यहां की ब्याज दर को, एंड इट्स इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड लिबोर। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में से लिबोर मत लिख लेना। लिबोर, लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट। यहाँ की ब्याज दर को लिबोर कहा जाता है, लंदन इंटरबैंक ओवरनाइट रेट। ऑफर रेट होता है, जो भी है देख लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो ये लिखो। भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट, इंडियाज लार्जेस्ट कॉल मनी मार्केट। भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट मुंबई है। इंडियाज लार्जेस्ट कॉल मनी मार्केट इज मुंबई। ऑफर रेट कर लो तो फिर इसको, ओवरनाइट की जगह ऑफर रेट। ऑफर, भारत का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट मुंबई है। यहां की ब्याज दर को मिबोर कहा जाता है, एंड इट्स इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड मिबोर। मिबोर कहा जाता है। फिर कहोगे आपने तो ये लिखाया था, पहली लाइन में बैठ के मिबोर को लिबोर लिख रहे हो। कोई नहीं, मैं ही हूं, और कौन है। ठीक है, तो ये है कॉल मनी मार्केट। अब ये साहब कौन है? हैं? कौन है ये? जानते होगे इनको? इनका नाम है उर्जित पटेल। क्या नाम है? उर्जित पटेल। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर तो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है आरबीआई के, इसका मतलब पूर्व गवर्नर है। और आरबीआई और सरकार के बीच में कुछ समस्याएं हो गई थी, उसकी वजह से उर्जित पटेल जो है उसके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। मतलब जैसे अपन ने कहा था ना कि एक जो है वो आरबीआई सीधी कार्यवाही करती है, कई बार कुछ मामलों के अंदर आरबीआई क्या कर सकती है? सीधी कार्यवाही। तो आरबीआई ने कुछ बहुत ज्यादा ही सीधी कार्यवाही कर दी थी इनके काल में। जब ये आरबीआई के गवर्नर थे तो बहुत ज्यादा सीधी कार्यवाही कर दी थी आरबीआई ने, और वो भी किसके विरुद्ध? सरकारी बैंकों के विरुद्ध, गवर्नमेंट के बैंक। और आरबीआई किसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है? गवर्नमेंट। तो इसलिए सरकार ने आरबीआई को इशारा किया कि भाई बैंक अपने ही है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई मत करो, थोड़ा जो आप कार्रवाई में ढील दो।
इतनी ज्यादा भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, गलती की है तो थोड़ा बहुत आप कह दो, थोड़ा बहुत डांट दो उसको, पर बहुत ज्यादा जो है वो करने की जरूरत नहीं। अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर ये काम ही नहीं कर पाएगा, और काम नहीं पर कर पाएगा तो भारत का तो जो वित्तीय तंत्र है वही काम नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर आगे डेवलपमेंट कैसे होगा? ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आरबीआई को उन्होंने निर्देश दिया, इन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, और इस ये झुकेगा नहीं तो इसने नहीं झुकेगा तो क्या करेगा? फिर इसने इस्तीफा दे दिया। इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया तो इन्होंने कहा कि भाई मैं, इन्होंने कहा आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। इनका जो लॉजिक था वो क्या था कि सरकार हमें निर्देश नहीं दे सकती, आरबीआई एक स्वतंत्र संस्था है। तो सरकार ने कहा कि आरबीआई स्वतंत्र नहीं है, आरबीआई स्वायत्त संस्था है। स्वायत्तता और स्वतंत्रता दो अलग अलग बातें हैं। तुम भारत से अलग थोड़ी हो, किसी दूसरे देश के गवर्नर थोड़ी हो तो इंडिया की। और आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करती है? वो भारत सरकार ही करती है। भारत सरकार नियुक्ति करती है, और भारत सरकार चाहे तो आरबीआई को निर्देश दे सकती है, उसकी मालिक है। स्वायत्तता आपको दे रखी है ताकि आपका जो बैंकिंग तंत्र है उसके अंदर अच्छे से आप काम कर सको। जैसे अगर किसी पिताजी ने अगर बच्चे को जो है वो छूट दे रखी है कि भाई तू तेरा डिसाइड कर, तेरे को करियर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं हो कि वो फ्री हो गया अब कि अपना कोई संबंध नहीं है। स्वायत्तता अलग बात होती है, आपको छूट दी हुई है वो एक अलग बात है, और आप बिल्कुल ही अलग हो गए कि अब आपको आप मुझे कोई निर्देश ही नहीं दे सकते। कैसे नहीं दे सकते निर्देश? तो निर्देश तो दे सकते हैं, पर इन्होंने निर्देश मानने से मना कर दिया। मना कर दिया तो क्या कर दिया? फिर इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, ये तो एक बात थी। उससे पहले जब ये आरबीआई गवर्नर बने थे, उससे पहले जो एक और आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे जिसका नाम था रघुराम राजन। रघुराम राजन जो कि पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, क्या है? पॉलिटिशियन है, फर्जी आदमी है। वो इस दुनिया के अंदर सब चीजों पर उनकी जो है वो राय है सिवाय इकोनॉमी के। इस दुनिया के अंदर सब चीजें, कुछ भी चल रही हो ना, अभी कोई भी चल रहा हो, कोई बात चल रही हो, कश्मीर फाइल देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो आरबीआई गवर्नर, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इसके बारे में ऐसी बात कही है। यूक्रेन युद्ध के ऊपर पूर्व आरबीआई रघुराम राजन ने क्या कहा यूक्रेन युद्ध के ऊपर, तो वो ऑलमोस्ट सभी चीजों पर क्या रखते हैं? अपनी राय रखते हैं, सिर्फ सिर्फ किसके? इकोनॉमी। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो अर्थशास्त्रियों के बीच में एक राजनीतिज्ञ है, और राजनीतिज्ञों के बीच एक अर्थशास्त्री है। जहां पर सारे के सारे अर्थशास्त्री बैठे हो तब तो है पॉलिटिशियन, और जब सारे के सारे पॉलिटिशियन बैठे हो तब है, तब बन जाता है क्या? इकोनॉमी। खैर, तो जब वो आरबीआई गवर्नर बने रघुराम राजन, तो रघुराम राजन ने एक कमेटी बनाई। इनके उस समय ये डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे, इनके नेतृत्व में कमेटी बनी, और उस कमेटी का नाम था उर्जित पटेल कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई? उर्जित पटेल समिति जो है बनाई गई। और उर्जित पटेल समिति की महत्ता क्या है और क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि भाई जो महंगाई होती है वो अच्छी होती है। महंगाई जो है वो तो क्या होती है? अच्छी होती है, पर एक सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उससे पहले आरबीआई जो है वो और अब इसका मतलब एक सीमा से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, तो महंगाई को कितना रखा जाए, कितना महंगाई का टारगेट हो, तो महंगाई का टारगेट निर्धारित करने का काम किसने किया? वो उर्जित पटेल कमेटी ने। भाई उससे पहले आरबीआई जो है बहुत सारे काम कर रही थी। मतलब आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, उस मौद्रिक नीति के खूब सारे उद्देश्य थे। जैसे मौद्रिक नीति का उद्देश्य ये भी हो जाता था कि भारत की जीडीपी को बढ़ाना है, भारत के अंदर जो है गरीबी को कम करना है, भारत के अंदर रोजगार को आगे बढ़ाना है, भारत के अंदर महंगाई को नियंत्रित करना है। ऐसे खूब सारे काम थे। उर्जित पटेल ने कहा कि ये जो खूब सारे काम है ये मत रखो, आरबीआई का तो एक ही काम रखो, और वो क्या होना चाहिए? महंगाई का नियंत्रण। ये बाकी सब काम जो है ये सरकार को दे दो, ये जीडीपी को बढ़ाना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ाना, ये सब जो है वो उधर। आरबीआई का काम तो सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? महंगाई का नियंत्रण। क्योंकि आरबीआई की, क्योंकि बहुत सारे आपने काम बना रखे हैं, इस वजह से होता क्या है कि काम बहुत सारे बना रखे हैं, इस वजह से आरबीआई की जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होती। कि आरबीआई से कभी पूछो तेरी ये महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हुई, तो आरबीआई का अरे महंगाई कंट्रोल, हम तो जीडीपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो अच्छा ठीक है, फिर पूछो अरे जीडीपी क्यों कंट्रोल नहीं हुई, अरे हम तो बेरोजगारी कम कर रहे हैं। फिर पूछो ये बेरोजगारी कम क्यों नहीं, हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। तो आरबीआई जो है वो कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होगा। जवाबदेहिता कब सुनिश्चित होगी? उसको कब जवाब देने के लिए उसको बाध्यकारी बनाएगा कि तुम्हारा तो एक ही काम है महंगाई। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुमसे पूछा जाएगा और पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तो भाई आरएएस में क्या हुआ तेरा? मैं तो रीट की तैयारी कर रहा था। रीट में क्या हुआ? मैं तो आरएएस में लग गया था। फिर दोनों में ही क्यों नहीं हुआ? मैं आईएएस की तैयारी करने लग गया हूं आजकल।
तो व्यक्ति कभी तो ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, इसका मतलब एक उसका ध्येय नहीं है। और एक ध्येय नहीं होगा तो कभी भी उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होगी कि भाई तेरे को ये टाइम दिया, ये काम था, इतने टाइम में ये कार्य करना चाहिए था और ये हो जाना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब है कि तूने काम नहीं किया। तो ऐसा ही आरबीआई की भी जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि आरबीआई का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, महंगाई का नियंत्रण। कि आरबीआई को सिर्फ महंगाई का नियंत्रण करना है। और महंगाई कितनी होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा 4% प्लस माइनस 2%। कितनी होनी चाहिए, 4% प्लस माइनस 2%। इसका क्या मतलब है, 4% प्लस माइनस 2%, यानी महंगाई 2% से लेकर 6% के बीच में रह सकती है। 4% के करीब आपको रखनी है, यानी महंगाई इस तरफ चली जाए, अगर ज्यादा हो रही है इसका मतलब है कि बाजार में तरलता बढ़ रही है। अब आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति में क्या करना चाहिए, अपनी मौद्रिक नीति में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी चाहिए, जो है वो कठोर मॉनेटरी जो मौद्रिक नीति है वो अपनाओ, और उसको कम करने की, तरलता को कम करने के लिए जो प्रयास होते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक, उनका प्रयोग करो। और जैसे ही अगर इस तरफ चले जाओ तो, इस तरफ चले जाओ तो विस्तारवादी अपनाओ, यानी तरलता को अब क्या करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। तो आरबीआई को मॉनेटरी जो आपकी महंगाई है वो कितने परसेंट के बीच में रखना है, 2% से 6% के बीच में। यानी क्या, यानी जो चीज मान लो पिछले साल 100 रुपए की थी, तो वो अगर 102 रुपए की बन रही है तो आरबीआई ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। 104 की मिल रही है तो भी कोई ठीक, 106 की मिल रही है तो भी ठीक, पर 108 की मिल रही है, इसका मतलब आरबीआई क्या होगी, अपने काम में फेल हो रही है। इसका मतलब फिर आरबीआई को जो है जवाब देना पड़ेगा। अगर वो लगातार फेल होती जाए, 3 तिमाहियों तक अगर फेल होती जाए, तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या किया, क्या क्या तो आपने प्रयास किए, और वो प्रयास अगर सफल नहीं रहे तो क्यों नहीं रहे, उसके क्या कारण थे, और आगे भविष्य में आपके पास क्या योजना है इसको वापस में कंट्रोल करने की। तो आरबीआई की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए उसकी क्या करना है, उसको सिर्फ एक ही काम करना, और क्या करना है वो एक काम, महंगाई का नियंत्रण। अब महंगाई जो है वो देखो 2 प्रकार से मापी जाती है, आगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पर एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये जो 4% प्लस माइनस 2% की बात हुई है, ये कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है या थोक मूल्य सूचकांक है? तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर देखो। ये क्या होते हैं, जैसे देखो कोई भी चीज उत्पादित होती है, मान लो फैक्ट्री में उत्पादित हुई, फैक्ट्री में कोई चीज उत्पादित हुई, उत्पादित होने के बाद में उसको कहां भेजा जाएगा, उस चीज को थोक विक्रेता के पास। बाजार में सबसे पहले क्या होते हैं, थोक विक्रेता, होलसेलर होते हैं, होलसेलर की दुकान होती है, तो होलसेलर के पास जाता है। फिर होलसेलर जो है, होलसेलर से कोई रिटेलर, जो अपने किराने की दुकान वाले जो होते हैं वो लेके आते हैं, और रिटेलर से कौन लेता है, कंज्यूमर लेता है। कि भाई हम जैसे किराने की दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, और किराने वाला कहां से लेके आता है सामान, वो कहां से लेके आता है, होलसेलर से। इसको कहते हैं थोक विक्रेता, और इसको क्या कहते हैं, खुदरा विक्रेता। इसके लिए शब्द कौन सा यूज होता है, खुदरा। आपको जो ऐसे लिख जाएगा, खुदरा विक्रेता की दुकान है, और या फिर थोक विक्रेता की दुकान है। थोक विक्रेता की दुकान है, इसका मतलब होलसेलर है, और उससे बाकी सब लोग जो है आके खरीदते हैं। और ये होलसेलर खुद कहां से लाता है, ये फैक्ट्री से, या जो उत्पादक होगा उससे लेके आएंगे, उस उत्पादक का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वहां से लेकर आएंगे। तो अगर इसके दृष्टिकोण से देखा जाए कि महंगाई कितनी है, तो उसको क्या कहेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। कि उस थोक वाला जो व्यक्ति है उसके लिए कितनी महंगी पड़ रही है। उसके लिए 100 रुपए की चीज अगर उसको 104 रुपए की मिल रही है, यानी थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार कितना हो गया, 4%। महंगाई कितनी हो गई, 4% महंगाई होगी। किसके अनुसार है, पर ये थोक विक्रेता के अनुसार। अब थोक विक्रेता के बाद में यहां पर इसने होलसेलर है, उस होलसेलर ने अब अपनी खुद की दुकान लगा रखी है कहीं पर, उसने कुछ मजदूर रख रखे हैं, उसे खुद का प्रॉफिट भी है, उन सबकी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। फिर यहां से इस रिटेलर तक वस्तु जा रही है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, उसमें पेट्रोल डीजल लगेगा, तो उसका कितना पैसा लग रहा है उसके ऊपर लगेगा, और मजदूरी लगेगी लोगों की। फिर ये जो रिटेलर है, इस रिटेलर ने अपनी दुकान कहां खोल रखी है, उसने अपनी दुकान के अंदर कितने मजदूर रख रखे हैं, और उसका खुद का प्रॉफिट कितना है, इन सब के बाद में
कॉस्ट किसकी आएगी? कंज्यूमर। और इसके बाद में टैक्स वैक्स और लग जाएंगे, तो फिर आएगा कौन? कंज्यूमर। तब आएगी कंज्यूमर, तो यानी कंज्यूमर को और महंगी मिलेगी। तो कंज्यूमर को कितनी महंगी मिल रही है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं अपन? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो एक तो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आरबीआई को जो नियंत्रित करनी है वो कौन सी करनी है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नियंत्रित करनी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नियंत्रित नहीं करना। किस आधार पर? देखो, कंज्यूमर के आधार पर। ये महंगाई जो है वो कंज्यूमर वाली महंगाई है कि उपभोक्ता वाली महंगाई जो है उसके आधार पर देखा जाए। फिर एक और बात इसने उर्जित पटेल ने कही कि भाई पहले क्या होता था कि जो भी मौद्रिक नीति है, इस मौद्रिक नीति को अकेला आरबीआई का गवर्नर जारी करता था कि हमें जो है वो कैसी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए, विस्तारवादी अपनानी चाहिए या संकुचन वाली अपनानी चाहिए, या हमें टाइट है या इजी मनी तरलता को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, या फिर आपकी रेपो रेट को बढ़ाएं तो कितनी बढ़ाएं, कम करें तो कितनी कम करें। ये निर्णय अकेला कौन लेता था? आरबीआई का गवर्नर। अब आरबीआई के गवर्नर को जैसा लग रहा है वो उस आधार पर काम करेगा और वो किसी की भी नहीं सुनेगा। उसके बाद में वो किसी की भी नहीं सुनता था। तो इन्होंने कहा कि यार एक व्यक्ति जो है वो उसके आधार पर काम नहीं होना चाहिए, उसका एक व्यक्ति का खुद का आकलन हो सकता है पर उसका आकलन गलत भी हो सकता है। तो इतना महत्वपूर्ण क्योंकि ये निर्णय है तो एक व्यक्ति पर नहीं छोड़ा जाए, इसके लिए एक समिति बनाओ। क्या बनाओ? एक समिति। तो एक समिति बनाओ जिसको कहेंगे मौद्रिक नीति समीक्षा समिति। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की एक अलग से कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बनाओ। एक समिति बनाओ जिसमें 5 सदस्य रखो। कितने सदस्य हो इसमें? 5 सदस्य हो। और इन 5 सदस्यों के द्वारा जो है वो क्या लिया जाए? निर्णय जो है वो लिया जाना चाहिए। वोटिंग हो उसके अंदर, कमेटी के अंदर, और वोटिंग के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से कार्य करो। और पहले ये जो समीक्षा होती थी मौद्रिक नीति की, वो पहले करते थे हर 45 दिन में। तो इसने उर्जित पटेल ने कहा कि हर 45 दिन में उसकी समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कोई रेपो रेट निर्धारित कर ली है तो कम से कम उसको 60 दिन तो चलने दो। 60 दिन से पहले उसको रिव्यू मत करो। कि वापस रिव्यू करने का मतलब कि वापस से देखा जाए कि फिर से इसको बढ़ाना है या कम करना है। फिर से बाजार में देखो, बाजार में महंगाई कितनी चल रही है, क्या चल रही है, लिक्विडिटी कितनी है, उसके आधार पर फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका क्या करना है, बढ़ाना है या कम करना है। तो ये निर्णय कितने दिन में होने चाहिए? 60 दिन में होने चाहिए, 45 दिन में नहीं होने चाहिए। ये सब कौन सी कमेटी की सिफारिश है? उर्जित पटेल समिति। तो लिखो, देखिए, उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल कमेटी 2013 में बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2013। में बनाई गई। आरबीआई should only focus on one objective। आरबीआई को केवल एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरबीआई should focus on only one objective। आरबीआई को सिर्फ केवल एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। That is to control inflation। जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, ना कि कई लक्ष्यों पर, नॉट ऑन मल्टीपल टारगेट्स। आरबीआई को सिर्फ एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरबीआई शुड ओनली फोकस ऑन वन ऑब्जेक्टिव। एक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, विच इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, नॉट ऑन मल्टीपल टारगेट्स, ना कि कई उद्देश्यों पर, जैसे विकास दर, ग्रोथ रेट, रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
निर्यात को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, निर्यात को बढ़ावा देना आदि। मुद्रास्फीति का लक्ष्य, द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड बी, मुद्रास्फीति का लक्ष्य, टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड बी 4% ±2% होना चाहिए। मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% ±2% होना चाहिए। should be 4% ±2%। मुद्रास्फीति को मापने के लिए, टू मेजर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को मापने के लिए, टू मेजर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को मापने के लिए WPI, थोक मूल्य सूचकांक के बजाय, टू मेजर इन्फ्लेशन, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। मुद्रास्फीति को मापने के लिए WPI, थोक मूल्य सूचकांक के बजाय CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाना चाहिए। टू मेजर इन्फ्लेशन, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ WPI। मुद्रास्फीति को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक के बजाय किसका प्रयोग करो? CPI का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति की समीक्षा, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, मौद्रिक नीति की समीक्षा 45 दिनों के बजाय 60 दिनों में होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी रिव्यूड, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू शुड बी डन इन 60 days रादर देन 45 days। मौद्रिक नीति की समीक्षा 45 दिनों के बजाय 60 दिनों में होनी चाहिए। पैंतालीस दिनों के बजाय 60 दिनों में की जानी चाहिए। और ये रिव्यू कौन करेगा? मौद्रिक नीति समिति। तो रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए टू रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए टू रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें 5 सदस्य हो, which should have 5 members, जिसमें 5 सदस्य हो, which should have 5 members, जिसमें 5 सदस्य हो, which should have 5 members। और महंगाई पर नियंत्रण के लिए किसका सहयोग जरूरी है? सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकारी सहयोग भी जरूरी है। सरकार का सहयोग भी आवश्यक है।
गवर्नमेंट कॉपरेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये सिफारिशें किसने दी थी? उर्जित पटेल कमेटी ने। अब इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया, गवर्नर ने मान लिया कि भाई ठीक है, आप जो कह रहे हो उसको मान लेते हैं। हालांकि थोड़े बहुत परिवर्तन जो है वो कर दिए। भाई ये बाकी सब चीजें तो मान ली ऐसे कैसे ही कि टारगेटेड इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए, 4% ±2 होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, ये कर लेंगे। ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी 45 दिन के बजाय कितने दिनों में करेंगे रिव्यू? 60 दिनों के अंदर करेंगे। ठीक है, पर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो गठित तो कर दी, पर सरकार ने इसमें सदस्यों की संख्या 5 की बजाय 6 कर दिया। उर्जित पटेल ने तो कहा था कि सदस्य कितने होने चाहिए? 5, पर सरकार ने कहा कि हम 5 से काम नहीं चलेगा, हम कितने बनाएंगे? 6 सदस्य जो है वो बनाएंगे। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? 6 मेंबर्स जो है वो हुआ करते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो होता है आरबीआई का गवर्नर। और इसमें 2 और सदस्य कहां से होते हैं? आरबीआई से होते हैं। तो आरबीआई से टोटल कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर जो आरबीआई से होते हैं। और इन बाकी 3 मेंबर्स जो है वो कहां से आते हैं? सरकार से। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के द्वारा भी नॉमिनेट किए जाते हैं। तो 3 सदस्य तो जो है आरबीआई के द्वारा और 3 सदस्य गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय वोटिंग से लेंगे। किससे लेंगे? वोटिंग से। अब वोटिंग के अंदर अगर ऐसा वोटिंग आ गई 4-2 कि 4 सदस्य हैं जो कि चाहते हैं कि भाई रेपो दर कम होनी चाहिए, 2 सदस्य चाहते हैं कि नहीं रेपो दर कम नहीं होनी चाहिए, तो रेपो दर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि 4 सदस्यों ने कहा कि हाँ कम होनी चाहिए और 2 सदस्यों ने कहा कि नहीं होनी चाहिए। पर अगर ऐसा कंडीशन हो जाए 3-3 का, जब 3-3 का हो जाए, ऐसी अगर टाई हो जाए कहीं पर, तो जो आरबीआई का गवर्नर है वो एक और अतिरिक्त वोट डाल सकता है। इसको कहते हैं निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। इसको क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। तो निर्णायक मत का की जो अधिकार है वो किसको दिया हुआ है? आरबीआई गवर्नर को। तो आरबीआई गवर्नर एक कास्टिंग वोट भी डाल सकता है। लिखो देखो, सरकार ने सरकार ने इन सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशंस। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशंस। फिर लिखो मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। इट हैज टोटल 6 मेंबर्स। तो जबकि उर्जित पटेल ने 5 कहे थे, परंतु इसमें 6 हैं। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। तीन आरबीआई से और 3 सरकार के द्वारा मनोनीत। 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट। 3 आरबीआई से और 3 सरकार के द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। इसका अध्यक्ष, चेयरमैन इज, इसका अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर होता है। इट्स चेयरमैन इज आरबीआई गवर्नर। इसका अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। इसका निर्णय मतदान के माध्यम से लिया जाता है। इट्स डिसीजंस आर टेकन थ्रू वोटिंग। निर्णय मतदान के माध्यम से लिया जाता है। निर्णय मतदान के माध्यम से लिया जाता है। आरबीआई गवर्नर के पास, आरबीआई गवर्नर हैज, आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत की शक्ति होती है। आरबीआई गवर्नर हैज पावर ऑफ कास्टिंग वोट।
आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत की शक्ति होती है। आरबीआई गवर्नर हैज कास्टिंग वोट। और ये जो भी सदस्य इसमें सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। ये इस मौद्रिक नीति समिति का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। कार्यकाल 3 वर्ष। टेन्योर 3 इयर्स, 3 वर्ष है। और अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये जो बैठक है वो बुलानी है, आरबीआई गवर्नर बुलाएगा। और बुलाने के लिए न्यूनतम कितने प्रेजेंस होनी चाहिए? न्यूनतम 4 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आरबीआई गवर्नर जो है वो इन दोनों को कह दे ये आरबीआई के ऑफिस में बैठे हैं, इनको लो आ जाओ कैंटीन में चलते हैं, और कैंटीन में बैठ के लो चलो अब आज यही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हो रही है, बताओ रेपो रेट का क्या करना है। तो ऐसे आपस में नहीं कर सकते हो। कुल कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 4 सदस्य तो होने चाहिए। यानी कोरम कितना है? 4 सदस्यों का कोरम है। देखो कोरम, गणपूर्ति, हाँ लिखो तो, हाँ तो गणपूर्ति। तुम कहाँ रहते हो यार? कुछ लोग तो दूसरी दुनिया में रहते हो, मुझे ऐसा लगता है, पर्चियां भेजते रहते हो। गणपूर्ति कितनी है? 4। यदि लगातार 9 महीने तक आरबीआई यदि लगातार 9 महीने तक मुद्रास्फीति नियंत्रण में नहीं आती है, इफ इन्फ्लेशन इज नॉट कंट्रोल्ड कंटिन्यूअसली फॉर 9 months, यदि लगातार 9 महीने तक मुद्रास्फीति नियंत्रण में नहीं आती है, तब एमपीसी मौद्रिक नीति समिति को एमपीसी नीड्स टू इशू अ क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट, तब मौद्रिक नीति समिति को स्पष्टीकरण जारी करना होगा। तब यदि मुद्रास्फीति लगातार 9 महीने तक नियंत्रण में नहीं आती है तो मौद्रिक नीति समिति को स्पष्टीकरण जारी करना होगा। इफ इन्फ्लेशन इज नॉट कंट्रोल्ड फॉर continuously for 9 months, then MPC needs to issue, MPC का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, needs to issue clarification statement, तो उनको स्पष्टीकरण जारी करना होगा कि भाई ये अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, क्या कारण है इसका कि ये कंट्रोल में नहीं आई है। ठीक है, अब ये कुछ एक क्वेश्चन जो आए हुए हैं, एक तो पूछा NDTL क्या है? नेट डिमांड इन टाइम लाइबिलिटी। मैंने बताया था जो जमाएं होती है उन्हीं को ये बात कहते हैं। जो अपन मैंने सामान्य शब्द में लिखा है कि जमाओं का इतना %, तकनीकी भाषा में कहो तो उसको क्या कहते थे? एनडीटीएल जो है वो कहते हैं। हर्षद मेहता का स्कैम क्या है? तो वो अपन जब शेयर बाजार पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एनबीएफसी एमएफआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी जब समय आएगा तो बताया जाएगा। नगद और नकद अलग अलग होते हैं क्या? नगद नकद, ये हिंदी का प्रश्न है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के % याद करने हैं क्या? नहीं, मैं तो यूं ही पढ़ा रहा हूं, मुझे लगा कि तुम्हें बता ही देना चाहिए। हाउसिंग एजुकेशन, इन सब के लिए हाउसिंग एजुकेशन के लिए कितने % होता है? ये तो लिखाया भी नहीं है कि हाउसिंग, और होते भी नहीं है, तो सिर्फ जो लिखवाए हैं % वो याद करने हैं, बाकी वाले याद नहीं करने। एमएसएफ 3% क्या है? एमएसएफ में 3% क्या है? एमएसएफ में 3% क्या है? अधिकतम कितना लोन ले सकते हो? वो कितना ले सकते हो? 3%। 3% किसका? कुल जमाओं का। जमाओं का मतलब एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का। ठीक है, चलो फिर आज के लिए जो है वो इतना ही करेंगे, बाकी फिर कल बात करेंगे।